आज व्यू 360 में क्या रूस, चीन और अमेरिका अफगानों को अमन के लिए आपस में बातचीत पर आमादा कर पाएंगे? जो यहाँ से गए सीनियर्स, उनको देखा कि वो क्या कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो ट्रैवल कर रहा है। पाकिस्तान में तलबा की सोच की तामीर में यूनिवर्सिटी कल्चर का कितना हाथ है? और अमरीकी माहिरीन की बड़ी आंत के कैंसर से बचाव और इलाज के लिए नई हिदायत। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए आज रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में एक सह फरीकी मुलाकात हो रही है। इसमें अमेरिका की नुमाइंदगी अफगान मफाहमत के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद कर रहे हैं। ये मुलाकात रूस की दावत पर मॉस्को, अमेरिका और चीन के दरमियान हो रही है। इन मुज़ाकरात का मकसद अफगान हुकूमत के नुमाइंदों और तालिबान को एक दूसरे से बातचीत करने पर आमादा करना है। मॉस्को में ये मुलाकात एक ऐसे वक्त हो रही है जब गुज़िश्ता हफ्ते अफगान हुकूमत समेत मुख्तलिफ अफगान धड़ों को तालिबान के साथ बिठाने की कोशिश नाकाम हो गई। तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तामीर नौ के अमरीकी सरगर्मियों के निगरान इंस्पेक्टर जनरल जॉन सोफ्को ने कहा है कि अफगान अमन की खातिर किसी डील के लिए दबाव तामीर नौ के लिए अहम मनसूबाबंदी को मुतासिर कर सकता है। तो जब अफगान जंग के दो अहम फरीक ही एक मेज पर बैठने को तैयार नहीं, तो अमन का हसूल कैसे मुमकिन होगा? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जनूबी एशियाई अमूर के माहिर सीनियर तज्ज़ाकार जहांगीर खटक न्यूयॉर्क से स्काइप के जरिए मौजूद है। वेलकम टू द शो जहांगीर साहब। और तालिबान की उम्मीदें बात हुई और तारीख का जिक्र, तो ऐसे में अमेरिका, रूस और चीन किस तरह से मुख्तलिफ अफगान धड़ों को आमादा कर सकते हैं? देखिए, इसमें जो अफगानिस्तान का जो अमन का अमल है, उसके दो जो बुनियादी हिस्से हैं। एक तो जाहिर है ज़ल्मे खलीलजाद और तालिबान के दरमियान जो बातचीत हो रही है, उसमें तो फॉरवर्ड मूवमेंट है और दो नुकात पर तकरीबन इत्तेफाक राय हो गया और दो पर बातचीत चल रही है। और दूसरा नुक्ता इंट्रा अफगान डायलॉग, यानी तालिबान और अफगानिस्तान की हुकूमत और दूसरी जो पार्टीज हैं अफगानिस्तान की, उनके दरमियान बातचीत। और वही सबसे बड़ा इस वक्त मसला नजर आ रहा है, क्योंकि तालिबान और अमेरिका दोनों तकरीबन एक पेज पर हैं जहां तक के दोनों के दरमियान बातचीत की बात है। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा तकसीम है। देखिए, सदर अशरफ गनी ने 29 तारीख को काबुल में एक बहुत बड़ा लोहे जरगा बुलाया, जिसमें पूरे मुल्क से तकरीबन 2500 मंदूबीन आ रहे हैं। लेकिन उसमें अफगानिस्तान की बड़ी सियासी शख्सियात उसका बॉयकॉट कर रही हैं। मसलन चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला ने उसका बॉयकॉट का ऐलान किया है। हनीफ अतमर जो कि पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, वो नहीं आ रहे। रहमतुल्लाह नबील नहीं आ रहे। इसके अलावा अहमद वली नहीं आ रहे। इसके बहुत सारे बड़े लीडरान नहीं आ रहे। और इतनी तकसीम में अगर सदर अशरफ गनी अपनी ही मुल्क के अंदर बैठे हुए जो हुकूमत का हिस्सा भी रहे, उन अफराद को या हुकूमत में हैं, उन अफराद को बातचीत पर नहीं ला सकते, तो अफगानिस्तान के तालिबान के साथ किस तरह बात आगे खटक साहब, ये बताइएगा कि तकसीम की बात तो आपने की, लेकिन मॉस्को में जो पिछले मुज़ाकरात हुए उसके बाद तालिबान ने एक मरतबा फिर कहा कि वो आइन में तब्दीली चाहते हैं। एक जो अहम मसला ये है कि ये कैसे यकीनी बनाया जाएगा किसी भी अमन मुआहदे में कि अफगान अवाम और बिलखसूस खवातीन को जो 17 साल में हासिल हुई हैं शख्सी आज़ादियाँ, वो बरकरार रहे? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें मेरा ख्याल है अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। उसकी वजह यह है कि जितना भी अमन का अमल इस वक्त चल रहा है, उसमें अमेरिका लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। और उसके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि तालिबान के साथ उनका कोई भी एग्रीमेंट होता है, चाहिए कि उसके अंदर कहीं ना कहीं खवातीन के हुकूक के हवाले से और ओवरऑल इंसानी हुकूक के हवाले से भी उसके अंदर खुसूसी शिकें होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जो अफगानिस्तान के अंदर जो इंट्रा अफगान डायलॉग है, यानी अफगानिस्तान की हुकूमत और दूसरी पार्टीज के दरमियान जो तालिबान के साथ बातचीत के लिए तैयारी हो रही है, उसमें एक तो उन सब के अंदर इत्तेफाक और यगानगत की जरूरत है, और साथ साथ इस मामले पर भी उनको एक पूरा रोड मैप लाना चाहिए। क्योंकि तालिबान को अगर मेन स्ट्रीम में लाना है तो आपके पास एक रोड मैप का होना जरूरी है, और उसमें खवातीन की शमूलियत जरूरी है। एब्सोल्युटली। आखिर में ये बताइएगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। पाकिस्तान से अफगान अमल के सिलसिले में ताउन के लिए बड़ी तवक्कुआत रखी हैं। क्या पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर चुका है? मेरा ख्याल है पाकिस्तान इस वक्त तक तो अपना किरदार ठीक अदा कर रहा है, कम अज कम जो मौजूदा अफगान अमल है, और उसका मोतरफ अमरीका खुद भी है। लेकिन मेरा ख्याल है इससे पेचीदा अमल आने वाला है जब इंट्रा अफगान डायलॉग होगा। क्योंकि देखिए, अफगानिस्तान के अंदर
جتنے بھی افغانستان کے پڑوسی ممالک ہیں ان کے کہیں نہ کہیں پراکسیز موجود ہیں، اور وہیں وہ موقع ہوگا کہ جہاں پر وہ اپنے پراکسیز کو استعمال کریں گے. میری رائے میں وہ مشکل مرحلہ بھی آنے والا ہے. پاکستان کے لیے ظاہر ایک اور ٹیسٹ کیس موجود ہے. Thank you so much Khattak صاحب for being with us. تھینک یو. امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات پر جاری ہونے والی مولر رپورٹ کے بعد صدر ٹرمپ کی امپیچمنٹ کے امکانات پر بحث آغاز ہو گیا ہے. لیکن صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اگر ڈیموکریٹس نے ان کی امپیچمنٹ کی کوشش کی تو وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. اس بارے میں مزید جانتے ہیں وردہ خلیل سے جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. وردہ، یہ بتائیے گا کہ صدر ٹرمپ نے امپیچمنٹ کی افواہوں پر کیا رد عمل دیا ہے؟ جی ارم، جیسے کہ آپ نے بتایا، صدر ٹرمپ کے مواخذے کے حوالے سے گفتگو کا آغاز رابرٹ مولر کی جاری کی جانے والی رپورٹ کے بعد شروع ہوا ہے. رابرٹ مولر نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ انہیں ایسے کوئی ثبوت نہیں ملے جس سے یہ ثابت کیا جا سکے یا کہ صدر ٹرمپ یا ان کی انتخابی مہم کے کسی ذمہ دار نے 2016 کے انتخابات میں جیتنے کے لیے روسی مداخلت اور یا روس کے ساتھ ساز باز کی ہے. لیکن انہوں نے صدر ٹرمپ کی اس تحقیقات کو روکنے کے لیے جو ان کی کوشش تھی، اس کوشش کے الزام سے ان کو مکمل طور پر بری ذمہ نہیں کیا. صدر ٹرمپ نے اس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس رپورٹ کو جواز بنا کر اگر ان کا مواخذہ کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ سپریم کورٹ سے رابطہ کریں گے. انہوں نے یہ ان خیالات کا اظہار کل 2 ٹویٹس کے ذریعے کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مولر رپورٹ کو ان سے نفرت کرنے والے ناراض ڈیموکریٹس نے لکھا، لیکن اس کے باوجود وہ میرے خلاف کچھ ثابت نہ کر سکے. ان کا کہنا تھا کہ بڑے جرم تو دور کی بات، میں نے کوئی چھوٹا سا جرم بھی نہیں. اور پھر انہوں نے ہیلری کلنٹن کو جرائم کا مرتکب قرار دیا. ان کا کہنا تھا کہ ان سے پہلے کوئی صدر اتنا شفاف نہیں رہا. انہوں نے مولر رپورٹ میں مکمل تعاون کیا، لیکن یہ وچ ہنٹ وہ جیت چکے ہیں، لہٰذا اب ڈیموکریٹس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں کہ وہ صرف کانگریس میں جائیں اور میرے خلاف مواخذہ کریں. ارم، ڈیموکریٹس رہنما پہلے ہی صدر کے مواخذے کے حوالے سے تفریق کا شکار ہیں اور اب ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے کیا سپریم کورٹ صدر کے مواخذے میں مداخلت کر سکتی ہے یا نہیں. تھینک یو وردہ. اور اب چلتے ہیں پاکستان، جہاں لڑائی جھگڑے اور سیاسی سرگرمیاں روکنے کے نام پر تقریباً 35 سالوں سے طلبہ یونین پر پابندی ہے. ایسا نہیں کہ اس عرصے کے دوران یونیورسٹیز سے تشدد یا انتہا پسندی کا کوئی واقعہ رپورٹ نہ ہوا ہو. واقعات تو اب بھی رونما ہوتے ہیں، لیکن وجوہات بدل گئی ہیں. پاکستان میں یونیورسٹیز کے کلچر اور طالب علموں کی سوچ بنانے میں خود طلبہ اور ان کی تنظیموں کا کیا کردار ہے، اس بارے میں دیکھتے ہیں سمن خان کی رپورٹ. شام کے 5 بج رہے ہیں. یہ نیشنل کالج آف آرٹس میں اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کے مل بیٹھنے کا وقت ہے. ایک طرف طالب علموں کا کوئی گروہ سنجیدہ ڈرامے کی پریکٹس کر رہا ہے تو دوسری جانب مزاح کو موضوع بنایا جا رہا ہے. انہوں نے پہلے جو یہاں سے گئے سینئرز ان کو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹریول کر رہے ہیں. لاہور کی تقریباً تمام معروف جامعات اپنے مخصوص کلچر کے باعث پہچانی جاتی ہیں. کسی پر آزاد اور لبرل کا ٹیگ لگا ہے تو کسی پر روایتی اور کنزرویٹو کا لیبل. تعلیمی اداروں کے عہدیداران کے مطابق یہ ماحول کوئی اور نہیں، وہاں موجود طالب علموں کی اکثریت خود بناتی ہے. گھروں سے لے کے آتے ہیں، وہ قدریں مختلف ہوتی ہیں، لباس مختلف ہوتے ہیں، سوچ کا انداز مختلف ہوتا ہے. وہ اسی لیے ایسی جگہوں پہ پڑھنا پسند کرتے ہیں جہاں ان کو آزادی ہو. قدرے آزاد ماحول کے اعتبار سے پہچانے جانے والے تعلیمی اداروں کے طالب علم ایسی فضا کو صحت مند قرار دیتے ہیں. اگر میں اپنے دوستوں سے بیٹھ کے ایک پروجیکٹ ڈسکس کر رہی ہوں تو مجھے یہ ڈر نہیں ہوگا کہ میرے ارد گرد جو ہیں وہ میرے بارے میں کچھ اور سمجھیں گے، تو میں آرام سے اپنا کام کر سکتی ہوں، اپنے اسٹڈیز پہ فوکس کر سکتی ہوں، اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کر سکتی ہوں. لاہور کی بیشتر نجی یونیورسٹیوں کے مقابلے میں صوبے کی سب سے بڑی جامعہ پنجاب یونیورسٹی کا ماحول مختلف نظر آتا ہے. طالب علموں کی تنظیمیں یہاں بھی موجود ہیں جو خود کو طلباء کی آواز قرار دیتی ہیں. آج کل کا ملٹی میڈیا کا دور ہے اور یہ سوشل میڈیا اور اس طرح کے جو ہے اس وقت آپ کسی پہ، بلکہ آپ اپنے بچوں پہ اور باپ بیٹے کو کچھ نہیں کہہ سکتے، یہاں پہ کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی کو جبرن کچھ نہیں ہے. یہاں اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی لگنے کے بعد جس سیاسی جماعت کی طلباء تنظیم نے اپنا وجود برقرار رکھا وہ اسلامی جمعیت طلباء ہے. ان کے مطابق جامعہ میں طالب علموں کے ہاسٹلز کے مسائل سے لے کر انتظامی امور کی خامیاں تک ان کی جانب سے آواز اٹھانے کے بعد حل کی گئیں.
दूसरी जानिब ये तासुर भी मौजूद है कि ऐसी तंजीमें शख्सी आज़ादी और इखलाकी इक़दार से मुतल्लिक तलबा की सोच को पाबंद बनाने की कोशिश करती हैं। अक्सर औकात कैंपस पर हंगामा आराई के वाक़यात के लिए भी इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है, मगर तंजीम के ओहदेदार कहते हैं कि क़वाइद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान का एहतसाब किया जाता है। संजीदा नोयत की गलती है और वाकई किसी ने की है तो उसको तंजीम से निकाल भी दिया जाता है। तलबा और तालबात का कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, उनका ड्रेस कोड क्या होगा, कहाँ उठने की इजाज़त होगी, कहाँ बैठने की इजाज़त नहीं होगी, ये यूनिवर्सिटी इंतजामिया के करने का काम है, ना कि तलबा तंजीमों के करने का काम है। बहुत से लोग तस्लीम करते हैं कि तालीमी इदारों का माहौल बेहतर बनाने में तलबा तंजीमों का किरदार अहम है, मगर जब ये तंजीमें इतनी ताकतवर हो जाएं कि इंतजामिया के इख्तियारात को भी चैलेंज करने लगे तो क्या ये मुफीद रहती हैं? अगर कोई ऐसी चीज़ करें कि जो यहाँ के मरवजा कवानीन के खिलाफ हो, उसके ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी एक्शन लेती है, लेकिन वो उस चीज़ के ऊपर होती है, उनके ख्यालात पे नहीं। तलबा तंजीमों के जरिए नौजवान इंतजामी इख्तियार का इस्तेमाल तो सीखते हैं, मगर तालीमी इदारों में इंतहा पसंदी के वाक़यात से ये सवाल भी पैदा होता है कि ये तरबियत तालिब इल्मों को किस हद तक मुफीद शहरी और बाशऊर रहनुमा बना रही है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। आप पाकिस्तान के तालीमी इदारों के कल्चर के बारे में क्या सोचते हैं? तालिब इल्मों की सोच कौन मुतासिर करता है? क्या कुछ तालिब इल्मों या तलबा तंजीमों के हाथ में ताकत आने से तालिब इल्म अपने लिए बेहतर तौर पर आवाज़ उठा सकते हैं, या फिर दूसरे स्टूडेंट्स की आवाज़ इस तरह दब जाती है? बहुत से पहलू हैं इस मामले के और इन पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। तो आइए हमारे फेसबुक पेज पर facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर और गुफ्तगू का हिस्सा बनिए। पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और अगर आप सोशल मीडिया के जरिए खबरें पढ़ना पसंद करते हैं तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, जहां आपको हमारी तमाम कंटेंट बआसानी मिलेगी। आजकल बरतानिया में ब्रेक्जिट के मसले पर काफी सियासी तनाव पाया जाता है। ब्रेक्जिट या यूरोपीय यूनियन से बरतानिया की अलहदगी के हामियों का ये मौक़िफ़ है कि मुल्क में तारकीन वतन के आने का सिलसिला बंद किया जाए, क्योंकि वो मकामी लोगों के रोजगार उनसे छीन रहे हैं। दूसरी जानिब बरतानिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी जराइम और वाक़यात पर नजर रखने वाली एक तंजीम टेल मामा के मुताबिक 2016 और 17 के दरमियान मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज वाक़यात में 26% रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो के एक रुकन पार्लियामेंट पाकिस्तानी निजात अनस सरवर 2016 में मुंतखब हुए थे। साकिबुल इस्लाम ने स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में मुसलमानों और पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल और ब्रेक्जिट के मामले पर उनके ख्यालात जानने की कोशिश की है। पाकिस्तानी कम्युनिटी तो स्कॉटलैंड में इतनी बड़ी तो नहीं है, हमारी 30,000 की पॉपुलेशन होगी ग्लासगो में, मे बी 40-50,000 अक्रॉस स्कॉटलैंड। बेशक हम ब्रिटिश हों, बेशक हम वहाँ पे पैदाइश हमारी हो, मगर हमारा दिल तो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी कम्युनिटी का कितना बड़ा किरदार था आपके एक पार्लियामेंट मेंबर बनने में? इफ यू लुक एट द कंस्टिट्यूएंसी जो आई रिप्रेजेंटेड जब मैं 2010 में इलेक्ट हुआ था, लोग ये सोचते हैं कि जो कंस्टिट्यूएंसी होती हैं मुसलमान से बड़ी होती हैं या पाकिस्तानियों से बड़ी होती हैं, मगर ओनली 8% ऑफ द पॉपुलेशन वाज एक्चुअली फ्रॉम ए मुस्लिम बैकग्राउंड और पाकिस्तानी बैकग्राउंड। और इससे ये साबित होता है कि जो कौम है वहाँ पे वो ये नहीं देखती कि आपका रंग क्या है, वो ये नहीं देखती कि आपका रिलीजन क्या है, वो ये देखती है कि आप काम क्या कर सकते हैं उनके लिए। मगर एट द सेम टाइम वहाँ पे रेसिज्म भी है, इस्लामोफोबिया भी है, और ये दुनिया में बढ़ रहा है और स्कॉटलैंड में भी बढ़ रहा है। तो आप एज अ पार्लियामेंट मेंबर, स्कॉटिश पार्लियामेंट मेंबर, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, क्या कर रहे हैं? सो आई चेयर द क्रॉस पार्टी ग्रुप ऑन टैकलिंग इस्लामोफोबिया। हमने एक ग्रुप सेटअप किया है जो कैंपेन हम लीड कर रहे हैं अगेंस्ट एवरीडे इस्लामोफोबिया एंड एवरीडे रेसिज्म इन स्कॉटलैंड एंड अक्रॉस द यूके। और इसमें हमने 4-5 वर्क स्ट्रीम हमने शुरू की हैं। पहली तो बात ये है कि जो रिपोर्टिंग होती है, जो हमारे मुसलमान बहन भाइयों पे हमले होते हैं, अटैक्स होते हैं, इस्लामोफोबिया अटैक्स होते हैं, हमारी जो औरतें हैं जिनके हिजाब ट्रेन स्टेशन पर या अंडरग्राउंड स्टेशन पर वो खींच लेते हैं, जो हमारे बच्चे हैं जब वो स्कूल पे जाते हैं उनको टेररिस्ट कहते हैं, उनको नाम बोलते हैं, उनके लिए हम सपोर्ट कर रहे हैं कि हाउ दे कैन बेटर रिपोर्ट दोज इंसिडेंट्स टू द पुलिस। दूसरी बात ये है कि जो मीडिया है, आप हमारे जो नौजवान हैं उनको पूछ लें कि आपके क्या ख्याल है कि इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, सब कहते हैं बढ़ रहा है। दूसरी सवाल आप पूछने कि किस वजह से वो बढ़ रहा है, वो कहते हैं या हमारे सियासतदान इस्लामोफोबिया को बढ़ा रहे हैं, हमारा मीडिया
اسلاموفوبیا کو بڑھا رہا ہے. اس لیے وی نیڈ ٹو چینج آور پالیٹکس. یہ بریکزٹ کا جو معاملہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور اسکاٹش پارلیمنٹ کا اور آپ کا کیا کردار ہے اس میں؟ دیکھیں میں نے تو کیمپین کیا تھا کہ سب سے پہلے کہ اسکاٹ لینڈ یونائٹڈ کنگڈم میں رہنا چاہیے, اور دوسری کیمپین میں نے یہ کی تھی کہ یو کے کو یورپین یونین میں رہنا چاہیے, کیونکہ میری آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ہمیں اکٹھے مل کر برنگنگ دی ورلڈ کلوزر ٹوگیدر ان دی گلوبل ولیج. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایک اور ریفرینڈم کرنا چاہیے. گو بیک ٹو دی پیپل, ask them now that you know the facts, do you still want to remain in the European Union, or do you want to leave in the European Union, and if you want to leave, on what terms you want to leave. That's the only way forward. امریکہ کے سیاسی ایوانوں میں اپنی آواز بلند کرنے کے لیے مسلم تنظیمیں سال بھر مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہیں. ریاست مشیگن میں مسلمانوں کی بڑی تعداد اپریل کے مہینے میں ایک دن اسٹیٹ کیپٹل میں جمع ہو کر منتخب نمائندوں سے ملاقات کرتی ہے اور مختلف مسائل پر انہیں اپنی رائے سے آگاہ کرتی ہے. اس بارے میں دیکھتے ہیں آفتاب بورکا کی یہ رپورٹ. سال کا یہ واحد دن ہے جب مشیگن کے اسٹیٹ کیپٹل کے باہر اذان کی آواز گونجتی ہے, اور یہ آواز اس بات کا ثبوت ہے کہ تقریباً 1 کروڑ آبادی کی اس ریاست میں مسلمان سیاسی اثر بھی رکھتے ہیں. منتظمین کا کہنا ہے کہ سال کے ایک دن یہاں سینکڑوں کی تعداد میں آ کر منتخب نمائندوں سے ملنا نہ صرف ان کی آواز بلند کرتا ہے بلکہ